हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ DN पाठक, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज अपन 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2023 जेई मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे। Which of the following complex has a possibility to exist as a meridional isomer? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म का। मेरिडियोनल और फेशियल आइसोमर किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनका कॉमन फार्मूला MA3 और B3 होता है। तो MA3 B3 टाइप का फार्मूला देखो, ये है तुम्हारा MA3 B3 CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस। तो इसके फेशियल और मेरिडियोनल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का लिया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा है, मतलब बायोमोलिक्यूल प्लस हम कह सकते हैं कि आइसोमरिज्म वगैरह वो सब इसमें भी इन्वॉल्व है। तो देखिए एक दे रखा है L आइसोमर, L आइसोमर ऑफ टेट्रोज XC4H8O4 gives positive shift test and has 2 chiral carbon on acetylation X yield triacetate X undergoes following reaction। तो X यहाँ पर हमें दे रखा है। एक तो हमें बताना है कि X का रिएक्शन अगर हम NaBH4 से करें तो B बने, और B क्या हो, कायरल कंपाउंड होना चाहिए, कायरल कंपाउंड होना चाहिए, और HNO3 से करें तो A बने। तो यहाँ पर देखो कुछ कंडीशंस क्या क्या हैं, ये देखिए। पहली बात तो ये है कि टेट्रोज होना चाहिए, वो भी L फॉर्म होनी चाहिए। L फॉर्म का मतलब क्या है, लास्ट वाला OH वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसमें ये वाला लेफ्ट है, यहाँ पर इसमें ये वाला। तो पहली बात तो ये है कि इसमें एक चीज़ और दे रखा है, पॉजिटिव शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट देता कौन है, शिफ्ट टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड। कौन देते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है और एल्डिहाइड इसमें भी प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली आंसर या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, इसी से हम चेक करें। और एक दे रखा है हैज़ 2 कायरल कार्बन। भाई इन दोनों में ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, जबकि इसमें हम देखें तो कायरल कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसमें तो 3 कायरल कार्बन है, तो थर्ड आंसर हो नहीं सकता। और वैसे ही यहाँ पर सेकंड भी इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 3 कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आंसर या तो फर्स्ट होगा या फिर आंसर 4 होगा। अब देख सकते हैं आगे, ये देखो इस केस में हमने ये लिया पहला वाला कंपाउंड, जो ऑप्शन 4 है वो हमने लिया। इसका रिएक्शन अगर हम HNO3 से करेंगे तो HNO3 क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर देता है, प्लस जो अल्कोहल है 1 डिग्री वाला उसको भी कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इससे तो ये कंपाउंड बनेगा, ये हो गया A। तो ये हमने लिया L टेट्रोज विद 2 कायरल सेंटर। L है, OH लेफ्ट में है, तो ये L फॉर्म भी है एंड 2 कायरल सेंटर भी है। और इसका रिएक्शन जब हम NaBH4 से करेंगे, NaBH4 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को। किस में कन्वर्ट करेगा, CH2OH में, अल्कोहल में। इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है। हमने बोला था B वाले में भी ऑप्टिकली, B वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो B भी हमें ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, ठीक है ना। एक और दे रखा है कि अगर इसके रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड से करें तो ट्राई एसिटेट बनता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। तो एसिटाइलेशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो इसमें हमें ट्राई एसिटेट भी मिल रहा है। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, इन सभी सिचुएशंस को, इन सभी कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। तो सही ऑप्शन इसका यही वाला होगा, और ये हमें दे रखा है 4th वाला। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बात हम ये कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, इसका ये अगर हम लेते हैं तो ये वाला कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता है, कायरल कंपाउंड होना चाहिए। अगर हम इसका रिडक्शन करें तो ये CHO किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH में, और जैसे ही CH2OH में कन्वर्ट होगा तो ये कंपाउंड तो मीज़ो बन जाएगा भाई। और मीज़ो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि हमें बताना है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, कायरल। तो इन सभी कंडीशंस को अगर हम देखें तो जो 4th ऑप्शन इसका होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा।
ये लिस्ट दे रखी है मैच करने की, ये एस ब्लॉक में यूजेज दे रखे हैं और फैक्ट हैं ये, तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, ये तो फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से कुछ तो आप जानते हो, जैसे CO2 को एब्जॉर्बमेंट कौन करेगा, बेस करेगा तो KOH, तो C का 4 हो गया, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। C का कौन हो गया 4, क्योंकि एब्जॉर्ब करेगा। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन में Li का यूज करते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन से भी अपन इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। K+ का यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप में, KCl का फर्टिलाइजर में आप जानते हो NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम का यूज होता है। KOH एब्जॉर्ब करेगा CO2 को, बेस है, K2CO3 बनाएगा। लिथियम का यूज होगा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में। For compound having the formula GaAlCl4, the correct option from the following is, ये वास्तव में जो है Ga+ आयन और AlCl4- आयन, ये कॉम्प्लेक्स है एक तरह का, जिसमें जो एल्यूमिनियम है वो इसके एनायनिक पार्ट में है। तो क्लोरीन तो केवल बॉन्ड एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा, क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, केवल एल्यूमिनियम के साथ। गैलियम +1 ऑक्सीडेशन में होगा, तो इसमें दिया है क्लोरीन फॉर्म बॉन्ड विथ बोथ एल्यूमिनियम गैलियम, रॉन्ग है। गैलियम इज कोऑर्डिनेटेड विथ क्लोरीन, गलत है। गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम एंड इज प्रेजेंट एज अ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉल्ट, सही है, ये कैटायनिक पार्ट में है। और अगर निगेटिविटी देखा हो ना आपने, तो एक्सेप्शन केस है ये। बोरॉन से एल्यूमिनियम की निगेटिविटी कम है लेकिन गैलियम की ज़्यादा है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट गैलियम का +3 नहीं है, +1 है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट हम बहुत ही सिंपल वे में स्टडी करते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो सिलिका जेल का पेपर है ये स्टेशनरी फेज है और ABC यहाँ पर मोबाइल फेज है। जैसे ही ये जो सिलिका जेल का पेपर है, जैसे आप इस लिक्विड में डिप करते हैं, मिक्सचर में डिप करते हैं, तो ABC ऊपर रेज करना स्टार्ट करते हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज़्यादा ऊपर तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट जाएगा जिसके इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे, या वो ज़्यादा मोबाइल होगा, या जो ज़्यादा अच्छा एड्जॉर्प्शन जिसका होगा, या हम बोल सकते हैं कि जिसका ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा या ज़्यादा डिसोल्यूशन किसका होगा, A का होगा। इसलिए A ज़्यादा हाइट तक ट्रेवल कर रहा है और B जो है वो मिनिमम हाइट तक ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर जो एल्यूशन का ऑर्डर हमसे पूछा है उसमें सबसे ज़्यादा किसका एल्यूशन होना चाहिए, A का। A से कम C होना चाहिए और C से कम B होना चाहिए। तो आप इन पॉइंट की पोजीशन के बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इमेज हमें यहाँ पर दी हुई है उससे हम ये बोल सकते हैं कि A यहाँ पर ज़्यादा मोबाइल है, या फिर A जो सॉल्वेंट में A का डिसोल्यूशन ज़्यादा है, या A के इंटरेक्शन B और C के कंपैरिजन में ज़्यादा है। B की हाइट सबसे कम है इसलिए B के इंटरेक्शन सबसे वीक होंगे। तो यहाँ पर आप एल्यूशन का ऑर्डर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा A, उससे कम C और उससे कम B। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। When solution of mixture having 2 inorganic salt was treated with freshly prepared ferrous sulfate, acidic medium, a dark brown ring, brown ring टेस्ट कौन देता है, NO2- और NO3-। तो NO2- और NO3-, तो NO3- ये दो ऑप्शन में है अपने पास, ये है और ये है। अब कह रहे हैं आगे कि whereas on treatment with neutral FeCl3 it gives deep red color, ये वास्तव में एसीटेट का टेस्ट है, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है वैसे ये। तो एसीटेट का टेस्ट है, ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये एसीटेट आयन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ब्लड रेड। तो ये दोनों टेस्ट वास्तव में एसीटेट के और नाइट्रेट आयन के हैं।
ये एसीटेटाइन में ये डालते हैं आप न्यूट्रल FeCl3, तो ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी। गरम कर दें तो ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। ये ब्राउन रिंग बन जाती है। गरम करने पर ब्राउन रिंग डिजॉल्व हो जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, द पॉलीमर एक्स कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल एंड इज क्लोजली पैक्ड, इट प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड अंडर लो प्रेशर, द पॉलीमर एक्स इज। तो याद रखिएगा, ये हमें याद है जब एथीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, दे रखा है यहाँ पर, बहुत फेमस कैटलिस्ट होता है ये, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो जब एथीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में, तो एक सिमेट्रिकल हाई डेंसिटी पॉलीमर बनता है उसमें। ये देखिए इस केस में यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एथीन का पॉलीमराइजेशन करने से हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। सेट एनसीईआरटी से उठाया ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे पॉलीमर में दे रखा है। तो डेफिनेटली इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसको हम यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, एथीन अंडरगोज एडिशन polymerization to high density polythene in the presence of catalyst such as triethyl aluminum and titanium tetrachloride, also known as Ziegler-Natta catalyst, at a temperature of 330 Kelvin to 343 Kelvin and under a pressure of 6 to 7 atmosphere। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये दो लिस्ट दे रखी हैं जिनमें ज्योमेट्री को मैच करना है। केमिकल बॉन्डिंग का VSEPR थ्योरी का बहुत आसान क्वेश्चन है। H3O प्लस कैसा बनेगा, पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर है। NH4 प्लस sp3 जीरो लोन पेयर टेट्राहेड्रल। और ClO2 माइनस sp3 दो लोन पेयर बेंट शेप। तो इसी से ये कंफर्म हो जाएगा। एसिटिलाइड एनाइन, ये तो ऑर्गेनिक का कोई एनाइन है। ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में दिया है। मीथेन और स्टीम को जब अपन एनआई के ऊपर पास करते हैं, मीथेन और स्टीम को एनआई के ऊपर पास करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, CO2 और प्लस CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो मीथेन एंड स्टीम पास्ड ओवर अ हीटेड एनआई कैटालिस्ट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मिली जाएगी। सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विथ NH4Cl गिव H2O, N2O एंड NaCl। देखो ये रिएक्शन है, सोडियम नाइट्राइट है आपका NaNO2 और NH4Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर वैसे सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विथ NH4Cl टू गिव, अगर इसको हीटेड करेंगे अपन तो पहले तो क्या बनेगा, जैसे हीटेड करने पर NH4NO2 बनेगा और NH4NO2 का डिकम्पोजिशन हो जाएगा किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। यहाँ ये -3 में है, ये +3 में है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं और N2 गैस निकलती है और प्लस H2O और ऊपर बन जाएगा आपका NaCl। तो अगर एनाइनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। वैसे है तो क्वेश्चन आपका ये कहाँ दिया होगा, ये P ब्लॉक में होगा, ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में, पर इसे केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा देते हैं। The set which does not have ambidentate ligand, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन से होते हैं, जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एक ही टाइम पर एक डोनर एटम का यूज करते हैं, यानी अपनी डोनर साइट बदल सकते हैं। डोनर साइट बदलने वाले देखो कौन है, एक तो आपका NCS- है,
NCS माइनस में क्या होगा, डोनर एटम कौन हो सकता है, डोनर एटम सल्फर भी हो सकता है और डोनर एटम नाइट्रोजन, सल्फर पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। दूसरा RS बना लो, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, तो ये दोनों ही डोनर साइट हो सकती हैं, तो डोनर साइट बदल सकते हैं। और एक आप जानते हो NO2 माइनस में भी देखो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड माइनस, डोनर साइट या डोनर एटम कौन हो सकता है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो NO2 माइनस हो गया, NCS माइनस हो गया, ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गए। और कौन हो सकता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, दो ही हो गए ये। अब देखो इसमें ये दोनों हैं, इसमें NCS माइनस है, इसमें ये NO2 माइनस है। ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, ना तो ऑक्सैलेट है, ना इथाइलिन डाइअमाइन है, ना वाटर है। इसमें दोनों ऑक्सीजन डोनर है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है। तो कौन सा सेट है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, ये वाला। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से लिया हुआ ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड ये दे रखे हैं, बताना ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में जो इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में इस बेंजीन से OH कनेक्ट है, तो OH कनेक्ट है तो इसका इफेक्ट कौन सा होगा, +M। इससे कनेक्ट O है तो O के पास भी लोन पेयर है, ये भी +M शो करेगा। और इससे कनेक्ट यहाँ CH2 है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, +H। तो ये तीनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। और याद रखना बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो करते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेंजीन रिंग को उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो डीएक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका +M, इसका +M और इसका +H, तीनों के तीनों ग्रुप प्लस वाले इफेक्ट के हैं। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा इसमें बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेटेड होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव होगा। उससे कम की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद आता है ये वाला। इस वाले केस में यहाँ पर बेंजीन पर OH कनेक्ट है तो OH का इफेक्ट कौन सा है, +M तो इसका है। इससे कनेक्ट CH2 है, CH2 का +H, यहाँ पर भी CH2 है, इसका भी +H। इसमें भी तीनों ग्रुप डोनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर दो ग्रुप तो +M वाले थे, एक +H वाला था। यहाँ पर एक +M वाला है, दो +H वाले हैं। तो डेफिनेटली इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इससे तो कम होगा, तो D से कम हो जाएगा B। अब उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे कौन सा, ये वाला। इस वाले में इस कार्बन सेटिस ये वाला जो ग्रुप है इसके पास एक H है, एक H तो है, तो ये क्या शो करेगा, +H। यहाँ पर CH2 है, ये भी क्या शो करेगा, ये भी +H शो करेगा। इस वाले में हम देखें यहाँ पर इससे कनेक्ट कौन है, कीटोन। कीटोन का इफेक्ट होता है -M का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो ये क्या करेगा, ये तो बेंजीन रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देगा। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा D से कम B, उसके बाद होगा A एंड सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ पर होगी इसकी C की। और अगर हम इसको हम इस तरीके से अरेंज करें तो ये आंसर आता है CABD। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये वाला, इस क्वेश्चन को अच्छा हम भी कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये एक कंपाउंड गिवन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल दे रखा है कि रिएक्शन ये हमें इससे करवानी है, ठीक है ना। ये दे रखा है रिएक्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड में यही रिएक्शन है, NU यहाँ पर दे रखा है न्यूक्लियोफाइल, ऐसे कंपाउंड यहाँ पर NU लगा रखा है। ये क्वेश्चन नंबर ये रिएक्शन नंबर सेकंड दे रखा है। दोनों में फ़र्क ये है, यहाँ पर OMe है, यहाँ पर NO2 है, ठीक है। कहा जा रहा है वेयर NU इज न्यूक्लियोफाइल, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर द अबाउट टू रिएक्शन। अब इसमें हमें बताना रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज सेकंड ऑर्डर।
रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन फर्स्ट इज सेकंड ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर। तो भाई ये ऑर्डर का मतलब है क्या, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन या तो SN1 होगी या SN2 होगी। अगर SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर SN2 होता है तो SN2 होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज SN2 में RDS में रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व होता है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर इसमें हम देखें तो देखिए क्या होगा, OMe है, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो OMe के केस में क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी, ये दे रखा है हमें। फर्स्ट कंपाउंड जिसमें OMe है, इसमें पहले क्या होगा, Cl यहाँ से लीव करेगा, बनेगा कैटाइन, और फिर उस कैटाइन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ये इससे अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कैटाइन जनरेट हो रहा है, एंड सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये बना रहा है। तो इसका जो RDS होगा वो ये इसका फर्स्ट स्टेप ही इसका RDS होगा। ये देखिए, हाँ, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वही RDS होगा, और रिएक्शन का टाइप ये हो जाएगा SN1। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई, ये फर्स्ट वाली SN1 मैकेनिज्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें हम बात करें तो यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पर NO2 ग्रुप कनेक्ट है, और अगर NO2 ग्रुप कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, बनने वाले प्लस चार्ज को ये अनस्टेबल करेगा। तो इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करके Cl को लीव करेगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, और ये रिएक्शन हो जाएगा SN2, और SN2 होता है सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें RDS, यही RDS होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप है तो यही तो RDS होगा, और अगर यही RDS है तो इसमें ये भी इन्वॉल्व होगा और ये भी इन्वॉल्व होगा RDS में। तो ये जो रिएक्शन होगा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, द फर्स्ट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ऑर्थोफिनाइलीन डाइअमाइन व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद HNO2, यहाँ लिखा हुआ है X, मेजर प्रोडक्ट X इज, तो बस ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ वो है कि पहले तो ये देखें कि ये कंपाउंड होता क्या है, ऑर्थोफिनाइलीन डाइअमाइन। तो याद रखिएगा ये जो कंपाउंड होता है वो ये वाला होता है इस टाइप से, जब बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर 2NH2 ग्रुप कनेक्ट हो तो इसको कहा जाता है ऑर्थोफिनाइलीन डाइअमाइन। ठीक है, का रिएक्शन करवा रखा है पहले किसके साथ, HNO2 के साथ। HNO2 क्या करेगा, दोनों NH2 में से एक NH2 को ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा। तो ये वाला जो NH2 है ये पूरा हम रिएक्शन करते हैं, पहले NH2 और HNO2 के रिएक्शन से पहले ये वाला कंपाउंड बनता है जो कि फर्दर टोटामराइज होकर इसमें कन्वर्ट होगा। देन एसिडिक मीडियम है, ये OH लेकर H2 के फॉर्म में लीव करेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस के बाद ये बैक बॉन्डिंग करके ये वाला ऐसा स्पीशीज बनाता है। कुल मिलाकर डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, NH2 लीव करता है और यहाँ पर N2+ बनता है। ये सभी को अच्छे से पता होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ तो बना N2+ और यहाँ पे कौन है, NH2। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है ये लोन पेयर यहाँ पर इस N पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर N पे चला जाएगा। तो इस N के और इस N के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और चूंकि ये लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बना रहा है तो इस N पे प्लस चार्ज भी तो आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ से ये एक H+ भी रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों N के बीच में तो क्या आया, डबल बॉन्ड, और इस N के बीच में क्या आया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो यही इसका डेफिनेटली यही इसका आंसर होगा। और अगर हम देखें यहाँ पर इसको मैं एक बार फिर से ऐसे बता सकता हूँ, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, दोनों NH2 में से एक जो NH2 है वो NH2 इसमें डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट होगा और ये बेंजीन एसिटीज है। अब क्या होगा, चूंकि ये ऐसा है, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये चूंकि प्लस है, ये विड्रॉइंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। देखिएगा
तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस पर भी तो प्लस आ रहा होगा। तो यहाँ का इसका लोन पे सीधा इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इससे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर NH2+, इससे कनेक्ट हुआ N से डबल बॉन्ड, N से कनेक्ट ये सिंगल बॉन्ड, और ये बेंजीन तो एज इट इज़ है ही सही। अब चूंकि यहाँ पर NH2 है, इस पर प्लस आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा, लास्ट में H+ यहाँ से रिलीज़ कर देगा, और H+ रिलीज़ करने के बाद ये बनाएगा NH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड, N से ये सिंगल बॉन्ड। तो डेफिनेटली यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वही ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ये पीरियोडिक टेबल का आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप किसी भी पीरियड में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आपको 3 फैक्टर लगाने चाहिए। पहले स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो, नोबल गैस है या फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर S और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो अपने दोनों नेबर से, दोनों एडजेसेंट से ज़्यादा होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है तो फिर उसके बाद आप Z इफेक्टिव और पेनिट्रेशन पावर भी देख सकते हो। Z इफेक्टिव जानते हो पीरियड में बढ़ता है, देखो बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले उस ऑर्बिटल का जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 और 2p5। अब लिथियम बेरिलियम में तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है, Z इफेक्टिव भी ज़्यादा है, तो नो डाउट बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बेरिलियम बोरॉन में किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s का, और पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा। फिर बोरॉन और कार्बन में Z इफेक्टिव ज़्यादा है कार्बन का, कार्बन नाइट्रोजन में इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा है, कॉन्फ़िगरेशन भी हाफ फील्ड होने से स्टेबल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ऑक्सीजन फ्लोरीन में ही। नाइट्रोजन केवल ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, बेरिलियम केवल बोरॉन से ज़्यादा होगा। तो सबसे कम लिथियम, उसके बाद बोरॉन, बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये ऑप्शन सही होगा। In the extraction process of copper, the product obtained after carrying out the reaction, ये Cu2s का पहले रोस्टिंग करा के Cu2O बना लिया और फिर सेल्फ रिडक्शन करा के कॉपर बना लिया, तो इम्प्योर कॉपर मिलता है। 98% कॉपर होता है, बाकी 2% इम्प्योरिटीज होती है। और ये जो कॉपर है ना, इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो ये ब्लिस्टर कॉपर मिलता है आपको। बेसेमर कन्वर्टर में रिएक्शन होती है, पहले रोस्टिंग करा लेते हैं पार्शियल, और पार्शियल रोस्टिंग करा के इसका सेल्फ या ऑटो रिडक्शन कराते हैं, ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा। Now see this question. 25 ml of silver nitrate जिसकी concentration है 1 molar is added dropwise to 25 ml of potassium iodide solution। मीन्स हमने potassium iodide solution लिया, इसमें dropwise हम ऐड कर रहे हैं silver nitrate AgNO3 solution, और हमें पता करना है द आयंस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में आयंस है वो कौन से होंगे। तो भाई जैसे ही आपने ये KI सॉल्यूशन लिया और KI सॉल्यूशन में आप किसे ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को, तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, AgI, और साथ में आपको क्या मिलेगा, KNO3। तो देखो KNO3 बन रहा है तो KNO3 तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो K+ और नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन तो अच्छी खासी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिल्वर आयोडाइड बनेगा ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये एक प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट। और AgI जो है
अब इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम है, बहुत कम है, तो यहाँ पर Ag+ और I- आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपको कैसे मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। सो इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट को Ki में ऐड करेंगे Agi बनेगा, और Agi की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है। इट मीन्स Ag+ और I- जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे बहुत ही कम क्वांटिटी में होंगे। सो आप देख सकते हैं कि Ag+ और I- आपको गिवन है ऑप्शन 2 में। इट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि फैक्ट पर बेस्ड है कि वाटर में भाई कितना BOD होना चाहिए तो वो पीने के लिए सही है, जिंक और नाइट्रेट का कितना ppm होना चाहिए तो वो पीने के लिए सही है। तो ये तो फैक्ट है। क्लीन वाटर में BOD वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 5 ppm। मैक्सिमम लिमिट जिंक की क्लियर वाटर में या क्लीन वाटर में 5 ppm, और मैक्सिमम लिमिट नाइट्रेट आयन की होनी चाहिए 50 ppm। तो ये तो फैक्ट है, NCERT में एक टेबल दे रखी है इन्वायरमेंटल में, उसी का क्वेश्चन है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक 6 मेंबर रिंग है, कीटोन ग्रुप है, एंड उससे कनेक्ट एक R दे रखा है, ठीक है ना। रिएक्शन हमें करा रखा है KMnO4 के साथ, लिखा हुआ है A मेजर प्रोडक्ट। सेकंड में दे रखा है NH2NH2 KOH एंड हाइड्रोलिसिस। इसको देखकर एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो रिएक्शन है दिस इज वुल्फ किर्चनर रिडक्शन से हमें बी यहाँ पर बना हुआ है, हमें बताना है A एंड B इन द अबव रिएक्शन आर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इसमें जितने भी कंपाउंड है ये सब के सब ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि ये जो 6 मेंबर रिंग है, इस 6 मेंबर रिंग का ब्रेक हमें करना है, इससे ये हिंट मिलता है। तो देखो क्या क्वेश्चन होगा, कीटोन यहाँ पर हमें दे रखा है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा, जो हमें दे रखा था यहाँ पर बेंजीन पर कीटोन और एक R, जो कि कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप पहले क्या होगा, टोटामराइज होगा। टोटामराइज कैसे होगा, इस वाले कार्बन के पास जो H है वो H इसको इनोल में कन्वर्ट करेगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। तो इसमें इनोल में एक डबल बॉन्ड मतलब एक एल्कीन कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद जब रिएक्शन हम KMnO4 से करते हैं टेम्परेचर पर, तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में या फिर कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है, डिपेंड करेगा एल्कीन किस नेचर का है। तो क्या करेगा, यहाँ से ये इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करने से क्या होगा, KMnO4, मैंने फिर से कहा, फिर से कह रहा हूँ, KMnO4 एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर ऐड करना है। यही तो रिएक्शन होता है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, तो यहाँ तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कीटोन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा तो ये बन जाएगा C+OH, यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। तो देखिए ये वाला कंपाउंड बन रहा है ब्रेक होने के बाद, ये तो बना कीटोनिक ग्रुप और ये बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये तो इसका हुआ ऑप्शन ए, मतलब जो कंपाउंड ए दे रखा था वो ए ये बना। अब इसके रिएक्शन करते हैं NH2NH2 हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ OH- और बाद में करते हैं हाइड्रोलिसिस। दिस इज वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में क्या होगा, जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये कीटोनिक ग्रुप एल्केन में रिड्यूस हो जाता है, तो CO की जगह यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो डेफिनेटली ये जो दे रखा है यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और जो कि हमें दे रखा है नंबर 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 इसका दे रखा है यही इसका करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। देखिए ये रहा, यहाँ पर ए में तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप दे रखा है एंड यहाँ कार्बोक्सिलिक है, और रिड्यूस होने के बाद ये कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट किस में हो गया, यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये COOH एज इट इज रहेगा। तो डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा।
नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया एटॉमिक स्ट्रक्चर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर बोला गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और सेकंड रीजन है, वही हमें पता करना है कि कौन से सही होंगे। तो असर्शन में आपको दिया हुआ इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मेटल से इजेक्ट होगा एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस। मीन्स उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि जो लाइट हमने वहाँ पर डाली है वो बीम ऑफ लाइट जो आप ले रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली वहां से एमिट होगा। इट मीन्स ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं जो इसका रीजन है वो क्या दिया हुआ है। व्हेन द फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि किसी भी एनर्जी का फोटोन अगर हम किसी एटम पर डालें, मेटल पर डालें, तो मेटल का एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो उस फोटोन की एनर्जी को गेन कर लेता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं भाई, यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में बैठा हुआ है वो सभी यानी कि हर तरह के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। वो केवल उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जो उसे किसी स्टेबल शेल में पहुंचाते हो या आयोनाइजेशन एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो। इट मीन्स हर तरह के फोटोन या ऑल टाइप्स के फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होल टाइप्स के फोटोन को वो गेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है वो रीजन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, मींस ऑप्शन 1 शुड बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सो चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। असर्शन इज करेक्ट व्हाइल रीजन इज इनकरेक्ट। द कॉम्प्लेक्स दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी के लिए कोई अपने पास कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक्चुअल में सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सॉल्ट एनालिसिस का। ये कन्फर्मेशन टेस्ट है। जैसे ये प्रेशियन ब्लू बनता है, ये प्रेशियन ब्लू बनता है। अब ये जैसे ये आयन एक्सचेंज या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बने, तो ये इनसॉल्युबल होता है। ये वाला जैसे कॉम्प्लेक्स है उसका टेस्ट लगाते हैं अपन, किसका? आरसी नेट आयन का, AsO4 3- का या As+5 आयन का। तो यहाँ पर वही फॉस्फेट की तरह ये अमोनियम आर्सेनेट मॉलिब्डेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ फॉस्फोरस होगा तब भी यही बनेगा। ये फिशर सॉल्ट है, ये फिशर सॉल्ट है। कोबाल्ट का टेस्ट है, ये कोबाल्ट +2 आयन का, इसका ऑक्सीडेशन भी होता है +3 में। ये भी येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये तो फैक्ट हैं और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। Now see this question, solid fuel used in rocket is a mixture of Fe2O3 and aluminium और इनका रेशियो लिया हुआ 1:2। The heat evolved किलोजूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर। मीन्स जो गिवन मिक्सचर है अगर उसके 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना हीट इस प्रोसेस में इवॉल्व होता है। देखिएगा भाई, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम और Fe2O3 को आप मिलाएंगे तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, इससे आपको मिलेगा Al2O3 और साथ में आपको मिलेगा Fe। इसे आप बैलेंस करें तो ये आपको फाइनल केमिकल इक्वेशन मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मींस यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी और हमें उसी को कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो हीट यहाँ पर इवॉल्व होगी वो हमें बतानी है पर ग्राम ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। मींस इस मिक्सचर के 1 ग्राम के लिए वैल्यू आपको बतानी है। इट मींस मुझे इस प्रोसेस का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए, मुझे ये पता करना है कि इस प्रोसेस में कितना हीट रिलीज होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन का डेल्टा एच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ Al2O3 के लिए और Fe2O3 के लिए। मींस आपको इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और ये सॉलिड है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। तो रिएक्शन के सारे सब्सटेंस का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास है तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हैं। तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा भाई? डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर Al2O3 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर
Fe2O3। ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम को हमने जीरो कर दिया है, तो यहाँ पर Al2O3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है -1700 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दिया हुआ है -840। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -1700 प्लस 840, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0 एंड 10 - 4 ये आपको 6 मिलेगा, और 16 - 8 860, ये वैल्यू आपको मिलेगी -860 किलो जूल। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी -860 किलो जूल। अब आप देखिए, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आपको हीट कितनी रिलीज होगी, ये कैलकुलेट करना है फॉर 1 ग्राम ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि इनिशियल मिक्सचर कितना ग्राम लेंगे कि इतनी हीट रिलीज होती है। तो गिवन रिएक्शन के लिए, गिवन डेटा के लिए 2:1 के रेशियो में अगर ये कंबाइन होता है, मींस 2 मोल एल्यूमिनियम के कंबाइन होते हैं और 1 मोल Fe2O3 कंबाइन होता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 860 किलो जूल रिलीज होती है। तो भाई ये 2:1 में है, आप पहले पता कर लीजिए कि कितना ग्राम आपने लिया है। तो आयरन का मास कितना हो जाएगा? 2 × 56, और Fe2O3 का भी मास निकालें 1 × Fe2O3 का जो मोलर मास होगा, Fe2O3 का मोलर मास कितना होगा? 112 + 48, इसे आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 160। क्लियर है? और इनिशियल मिक्सचर आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112 + 160, ये आपके पास टोटल इनिशियल मिक्सचर होगा। इसके रेस्पेक्ट में कितनी हीट रिलीज होती है? 860। तो आप 860 को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट ग्राम ऑफ इनिशियल मिक्सचर के लिए आपको हीट कितनी रिलीज होगी ये पता चल जाएगा। तो देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं कि फाइनल कैलकुलेशन के रिजल्ट क्या रहेंगे। 160 ग्राम आपका इनिशियल मिक्सचर है, उसके रेस्पेक्ट में कितनी हीट रिलीज होती है? 860 किलो जूल। तो 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में देखो आपके पास टोटल मिक्सचर 160 ग्राम भाई Fe2O3 है, और एल्यूमिनियम कितना है? 54 है। तो टोटल मास इनिशियल मिक्सचर कितना होगा? 214। तो पर ग्राम के लिए आपके पास कितनी हीट आ जाएगी? 860/214। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4.01 मीन्स ये नियरेस्ट इंटीजर में आपको कितना मिलेगा? अराउंड 4 किलो जूल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। Now see this question, KClO3 reacts with FeSO4 and H2SO4 gives KCl, ferric sulfate and H2. The above reaction was studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4 in which initial concentration was 10 molar and after half an hour it becomes 8.8 मोलर। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट, हमें फेरिक सल्फेट का रेट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है, मींस इसका रेट ऑफ अपीयरेंस पता करना है। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन है वो फेरस सल्फेट के लिए गिवन है, FeSO4 के लिए। और FeSO4 के लिए गिवन है कि FeSO4 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर थी, और 10 मोलर से ये कितना हो गया? 8.8 मोलर हो गया, और इसमें आपको कितना टाइम लगा? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट। और आपको जो आंसर है वो पर सेकंड में देना है, तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 30 × 60 इतना सेकंड यहाँ पर कंज्यूम होगा। तो भाई आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि FeSO4 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्वेश्चन में गिवन है। देखिए FeSO4 का ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हुआ अपॉन टाइम टेकन हुआ, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? -डेल्टा FeSO4 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ FeSO4। और इससे आपको किसका अपीयरेंस कैलकुलेट करना है? फेरिक सल्फेट का। तो आप केमिकल काइनेटिक्स में ये रिलेशन स्टडी करते हो और ये सबको आसान भी लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? -1/6 del FeSO4 अपॉन del T इज इक्वल टू फेरिक सल्फेट का कोफिशिएंट 3 है, 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फेरिक सल्फेट, या इसे सिंपल हम Fe2SO4 होल थ्राइस या रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकते थे, अपॉन डेल्टा T। तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपने लिख दिया, उसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, 3 को इस तरफ भेज दीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस आपको मिल जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर जो आपको इसमें मिलेगा, आपने कैलकुलेट किया, पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप कैलकुलेट करेंगे भाई। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको मिलेगा 1.2/1800, ये आपको मिलेगा 1.2/1800। इस वैल्यू को होल्ड पर रखिए। फ्रॉम गिवन इक्वेशन के बेसिस पर आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम FeSO4 एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस को आप कैसे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता करना है, तो आप वैसे जैसा मैंने कहा 3 उस तरफ चला जाएगा, 3/6, और ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
फेरस सल्फेट। और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 333.33 और 10⁻⁻6 के मल्टीपल में आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना था, तो ये नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा 333। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 333। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और इस क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ 0.004 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4। तो हमें ये पता है कि यहां पर जो ग्लूकोज है ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन K2SO4 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोशिएट होगा। और इस क्वेश्चन में इसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको अल्फा कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब अल्फा पता करने के लिए बच्चों आपको ये भी पता होगा कि हमें पहले वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं दैट I × C फॉर K2SO4। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो सकता है ICRT, टेम्परेचर तो सेम होगा, इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि पोटेशियम सल्फेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन, सिमिलरली ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब ग्लूकोज के लिए तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ना डिसोशिएट होगा ना एसोसिएट होगा, तो ये I तो यहाँ से हट गया। अब ये I आप कैलकुलेट कर सकते हो, K2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.004 मोलर, सिमिलरली यहां पर I1 हो गया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो I आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 0.01 है और ये 0.004 है। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10/4, जिसे आप ले सकते हैं 5/2। लेकिन ये वांट ऑफ फैक्टर है। अब वांट ऑफ फैक्टर को डिसोशिएशन के लिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा आप क्या लिखते हैं भाई, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, I = 1 + n-1 अल्फा फॉर डिसोशिएशन, और ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है 5/2। तो यहां से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से n की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, n कितना होगा भाई, K2SO4 का एक मॉलिक्यूल अगर डिसोशिएट होता है तो यहां पर आपको कितने आयन मिलेंगे, 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे, 1 सल्फेट का आयन मिलेगा, मींस टोटल आपको कितने आयन मिलते हैं 3 आयन्स मिल रहे हैं। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 3, मींस n को हम 3 से रिप्लेस कर देंगे, 1 + 3 - 1 × अल्फा = 5/2। तो यहां से 1 + 2 अल्फा = 5/2, 2 अल्फा = 5/2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, 2 अल्फा। यहां से सॉल्व करेंगे, अल्फा कितना आ जाएगा 3/4, इट मींस इट विल बी इक्वल टू 75%। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 75। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप देख सकते हो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 75। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ पर एक 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग गिवन है, इस पर Me है और इस पर OH है, ठीक है। ये कंपाउंड दे रखा है, रिएक्शन इसका करवाना है, HBr से कंपाउंड बन रहा है A। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज। तो हमें इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है। OH पर पहला अटैक किसका होगा, H+ का मीडियम एसिडिक दे रखा है, तो ये OH H+ पर अटैक करके H2O में कन्वर्ट होगा और फिर वो H2O यहाँ से लीव करेगा वाटर की -H2O लीव करेगा, तो यहाँ बनेगा प्लस, ये बना कैटायन। जैसे ये कैटायन बनेगा तो यहाँ से मिथाइल यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा, ये मिथाइल शिफ्ट हो गया, तो इस वाले C पे चार्ज आया प्लस। अब हमको लग रहा है कि ये 3 डिग्री कैटायन बना, यही स्टेबल कैटायन है, तो ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि क्या होगा जब ये प्लस बना है तो यहाँ से ये वाला जो H है ये H भी यहाँ पर शिफ्ट होगा एंड अल्टीमेटली प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे। अब देखिए ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री था, लेकिन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये वाला है ना कि ये। क्यों, अल्फा H चेक कर लीजिए, इस वाले में अल्फा H कितने आ रहे हैं, 2 अल्फा H यहाँ से मिला, 1 अल्फा H यहाँ पर है और 1 अल्फा H यहाँ पर होगा, तो कितने हो गए 4 अल्फा H यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें अगर हम देखें तो 3 अल्फा H यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इसमें 6 अल्फा H हैं, तो इस डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इससे ज़्यादा ही होगी, तो यही इसका फाइनल स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब हमें बस यही बताना है
कि इसके टोटल कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस पर अल्फा एच कितने हैं। जितने अल्फा एच उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर प्लस ये जो दे रखा है इसे भी हमें इंक्लूड करना है। तो ये तो है ही सही। इसके अलावा और कितने हैं, 3 अल्फा एच ये रहा, 2 अल्फा एच यहाँ पर है और 1 अल्फा एच यहाँ पर भी है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6 अल्फा एच तो यहाँ पर है। तो 6 स्ट्रक्चर तो वो वाले बनेंगे और एक ये वाला भी है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ये देखिए ये रहा इसका क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7। Now see this question. A mixture of 1 mole of H2 and 1 mole of CO is taken in a 10 liter container. 10 लीटर कंटेनर में हमने CO भी लिया है, H2O भी लिया है और दोनों का 1-1 मोल लिया हुआ है और इसे हीट करते 725 केल्विन पर। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दी हुई है, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन दी हुई है CO + H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2 + H2। ठीक है, ये भी यहाँ पर गैस है, ये भी गैसियस स्टेट में है और H2 भी गैसियस स्टेट में है और CO भी आपको क्वेश्चन में गिवन है गैसियस स्टेट में। ये केमिकल इक्वेशन इस प्रोसेस की दी हुई है, इक्विलिब्रियम गिवन है और यहाँ पर बोला है कि 10 लीटर कंटेनर में रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम पर 40%। और ये आपने कितना लिया हुआ ये भी मेंशन कर देते हैं, 1 मोल वाटर है और CO भी 1 मोल है, दोनों का 1-1 मोल लिया हुआ है आपने। क्लियर है। और जब इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा तो उस टाइम पर 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट कर चुका होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो आपको पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इन टर्म्स ऑफ मास ये 40% रिएक्ट कर रहा है तो इन टर्म्स ऑफ मोल भी बच्चों 40% मोल्स यहां पर रिएक्ट कर जाएंगे। तो 40% मींस यहां पर इनिशियल मोल आपके पास कितना है, 1 मोल है। अगर इनिशियल मोल 1 है और इसका 40% रिएक्ट करता है तो कितना मोल रिएक्ट कर जाएगा, 40/100 × 1 इट मीन्स 0. यहां पर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.4 मोल रिएक्ट कर चुके होंगे टिल इक्विलिब्रियम। तो रिमेनिंग मोल्स क्या होंगे, सारा डेटा हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए यहां पर 0.4 मोल कंज्यूम हो चुके होंगे, यहां भी 0.4 मोल कंज्यूम हो चुके होंगे और इस तरफ बन चुके होंगे 0.4 मोल ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.6, 0.6, 0.4 एंड 0.4। और आप देख सकते हो कि इसका डेल्टा एनजी क्या है, 0 है। तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, 10 लीटर आप रखते हो या नहीं रखते हो, जो मोल से के आएगा वही के आपको कॉन्सेंट्रेशन से भी मिलेगा। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc × 10⁻²। तो यहां पर Kc कैलकुलेट करना है, 10⁻² के मल्टीपल में आंसर होगा और Kc की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए भाई, तो K कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल क्या लगाओगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज 2 रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप इन्हें वॉल्यूम से डिवाइड करें या डायरेक्ट कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हमने सबको 10 से डिवाइड कर दिया। बट नहीं भी करोगे तब भी आपका आंसर अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एन फॉर दिस रिएक्शन इज 0। तो के आपके पास कितना आएगा, 0.4 × 0.4 अपॉन 0.6 × 0.6। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 अपॉन 6 × 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2/3, जिसे आप फर्दर क्या लिख सकते हैं 4/9। लेकिन इसे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको आंसर किस में देना है, नियरेस्ट इंटीजर में। तो ये Kc की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब Kc को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 400/9 की वैल्यू जो नियरेस्ट इंटीजर में मिलेगी वही आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं 409 जो हमें है वो मिलेगा 44.44, जिससे नियरेस्ट इंटीजर में हम कितना ले लेंगे, 44। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 44। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया सॉलिड स्टेट से और एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में आप काफी अटेम्प्ट करते हो। एन एटॉमिक सब्सटेंस ए ऑफ मोलर मास 12 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आपको दिया हुआ हैज अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 300 पिकोमीटर। क्यूबिक क्रिस्टल अरेंजमेंट होगा, एज लेंथ आपको 300 पिकोमीटर दी हुई है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये पता करना है और डेंसिटी इसकी गिवन है और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या लेनी ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट
की जा सकती है किसी क्यूबिक क्रिस्टल की। मान लीजिए किसी क्यूबिक क्रिस्टल में Z नंबर ऑफ एटम है, तो आप इसे मोल बनाएंगे, Na से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा A क्यूब। अगर एज लेंथ A के बराबर है तो A क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, डेंसिटी के इक्वल हो जाना चाहिए। Z यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एटम। इट मींस इस क्वेश्चन में हमें Z कैलकुलेट करना है, डेंसिटी, मोलर मास, बाकी सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3 ग्राम पर ml। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिएगा, Z हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना दिया हुआ है, 12। Na की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.02 इंटू 10⁻23, और एज लेंथ आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है 300 पिकोमीटर। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, 300 पिकोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻−12 मीटर। लेकिन आप देखो डेंसिटी ग्राम पर ml, ग्राम पर ml मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आपको यहां पर एज लेंथ भी किस में लेनी होगी, सेंटीमीटर में लेनी होगी। तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा ये। तो आपको पहले इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर जो एज लेंथ आप लोगे वो लोगे 300 इंटू 10⁻−10 क्यूब। क्लियर है, इसी से आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। सारी वैल्यूज को रखिए और Z को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखते हैं इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल स्टेप जो होगी वो आपको क्या देखने को मिलेगी। सारी वैल्यूज आपने यहां पर रख दी है। Z की वैल्यू आपको मिलेगी 4.06, जिसे नियरेस्ट इंटीजर में आप कितना लेंगे, 4 लेंगे, और नंबर ऑफ एटम तो बच्चों 4 ही होंगे, 4.06 यानी कि एक इंटीजर आपको मिलेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 4। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड गिवन है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक अल्कोहल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें हमें इसका दे रखा है Y मोल। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है X मोल ऑफ MeMgBr से, फिर बाद में करते हैं हाइड्रोलिसिस से ये वाला कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड हमें बनाना है। हमसे पूछा है द रेशो X एंड Y ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउ रिएक्शन इज। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, देखो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है, ठीक है, यहाँ पे हमें H दे रखा है। क्या दे रखा है, H। इसका रिएक्शन अगर हम CH3MgBr से करें तो पहले तो क्या होगा, चूंकि इसमें ये वाला H एसिडिक है तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इससे H निकाल कर CH4 के फॉर्म में ये लीव करेगा, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा CHO CH2 से अटैच्ड यहाँ पर O- और MgBr, ये मिला। अब इसके बाद फिर से ग्रिग्नार्ड अवेलेबल है, ठीक है ना, CH3MgBr। CH3 पर अटैक कैसा है, माइनस है, तो ये जो माइनस होगा इसका अटैक इस वाले कार्बन पर होगा, पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। बना सकते हैं O-, यहाँ पर H कनेक्ट है, यहाँ पर CH3 है, एंड यहाँ पर लिखा O- एंड MgBr, और यहाँ पर भी कनेक्ट कौन होगा, MgBr। एंड फाइनली दे रखा है इसका हाइड्रोलिसिस दे रखा है। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, H एज इट इज़ है, एंड यहाँ पे एक CH3 भी कनेक्ट होगा, एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो कंपाउंड भी इसमें यही बना रखा है। तो आप देखें इसमें Y का वैल्यू क्या है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो Y का वैल्यू होगा 1। और टोटल ग्रिग्नार्ड के कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करा, देख सकते हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड ने यहाँ पार्टिसिपेट करा और फिर एक ग्रिग्नार्ड ने यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करा, तो टोटल ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करा है। तो X का वैल्यू यहाँ पर होगा 2, और हमें दे रखा है X/2, तो डेफिनेटली 2/1, तो रेशो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। द रेशियो ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है। क्रोमियम का 2 सॉल्ट बना रखे हैं, क्रोमियम का साइनाइड के साथ और वाटर के साथ, दोनों में क्रोमियम +3 में है। लिगेंड कोई भी ले लो, पेयरिंग होनी ही नहीं है, T2Z3 रहेगा और EZ0 ही रहेगा। तो दोनों में 3-3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम आएगा, तो रेशियो क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
नाउ सी दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और वही बेसिक क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है जो आप जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट अटेम्प्ट करते हुए सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हो। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इफ ये दिया हुआ स्टैंडर्ड Pb2+2 Pb रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो m वोल्ट है और Pb4+2 Pb का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो n वोल्ट के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ Pb2+ से Pb4+ के लिए जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपको दिया हुआ है m-xn और यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, जो आंसर आपको मिलेगा उससे आपको x की वैल्यू को कंपेयर करके बताना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये स्टैंडर्ड आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है तो सबसे पहले इनकी रिएक्शन क्या होंगी कि Pb2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन कैसे होगा Pb में। ये फर्स्ट केस के लिए लिखा, इसका सेल पोटेंशियल कितना है m वोल्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकंड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे लिखोगे Pb4+ टेक्स 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Pb और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है n वोल्ट दिया हुआ है। और आपको जो नीट इक्वेशन बनानी है, नीट केस जो बनाना है वो क्या होना चाहिए Pb2+ से क्या होना चाहिए Pb4+ होना चाहिए, यानी कि Pb2+ Pb4+ बनने के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन और देगा। सिंपल सी बात है, तो आप ये नेट रिजल्ट पता कर लें। अब आप देख लें कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो नेट इक्वेशन ये आएगी, क्योंकि इससे इसको माइनस करोगे तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन नेट आपके पास बच जाएंगे, लेड कैंसिल आउट हो जाएगा और Pb4+ राइट साइड में आ जाएगा। लेकिन अब आप इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो दोनों के लिए हम डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा जी आपके पास कितना होता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल या ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये सिंपल लगा सकते हो यहाँ पर। तो डेल्टा G1 नोट आपके पास कितना हो जाएगा, n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना है 2 है f, और यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है m वोल्ट है। इसी तरह से डेल्टा G2 नोट आपके पास कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 4f और वैल्यू वोल्टेज कितना है n है। अब इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए अगर हम लिखें तो डेल्टा G3 नोट आपको कितना मिलना चाहिए माइनस, यहाँ पर n कितना होगा 2f और यहाँ पर इसका जो सेल पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सॉरी, वो हम मान लेते हैं x, या x ना मानो इससे सिंपल लिख दीजिए ई नोट, ठीक है, क्योंकि x ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि हमने इस फाइनल इक्वेशन को कैसे बनाया, तो डेल्टा G3 नोट आपके पास कितना हो जाएगा, डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट माइनस डेल्टा G2 नोट। क्लियर है, दोनों को आप माइनस कर दे तो फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए, सारी वैल्यूज हम रख देते हैं। तो डेल्टा G3 नोट आपको कितना मिल रहा है -2f ई नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट आपके पास कितना हो गया -2fm माइनस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 4fm। क्लियर है बच्चों, आपको ई नोट यानी कि सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता करना है। तो -2f से अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, -2f से डिवाइड कर देंगे तो आपको ई नोट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, -2f से डिवाइड करोगे तो ये m हो जाएगा, इसे -2f से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n, m-2n, ये आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा Pb2+2 सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Pb2+2 Pb4+ के लिए, और आप इसे कंपेयर करेंगे m-xn से। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए, देखिए x की जगह पर आप किसे देख रहे हैं 2 को, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। तो देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। Now see this question, a solution of sugar is obtained by mixing 200 gram of 25% solution and 500 gram of 40% solution। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो और दोनों का कितना कितना अमाउंट मिक्स कर रहे हो वो भी आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा, तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है कि फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 40 और 25 को ऐड कर दो फाइनल सॉल्यूशन का परसेंटेज होगा, ये गलत है। तो फाइनल सॉल्यूशन के परसेंटेज के लिए हमें क्या पता करना है कि फाइनल सॉल्यूशन का मास क्या होगा और फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा। तो देखिए यहां पर दो सॉल्यूशन आपको गिवन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 1 के बारे में आपको क्या गिवन है कि इसका मास आपके पास 200 ग्राम है और इसमें सॉल्यूट कितना होता है 25%। इसी तरह से यहां पर इसका मास कितना है 500 ग्राम और इसमें सॉल्यूट कितना होता है 40%। तो आप सॉल्यूशन के मास और परसेंटेज से सॉल्यूट का मास निकाल लो।
तो फर्स्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200 आपको कितना मिलेगा 50 ग्राम। सेकेंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा भाई 40% ऑफ 500, 40% ऑफ 500 आपको कितना मिलेगा 200 ग्राम। तो ओवरऑल सॉल्यूट आपको, अब जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का मास आपको कितना मिल जाएगा 700 ग्राम, और फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपको कितना मिल जाएगा 250 ग्राम। अब आप इससे डायरेक्टली फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बता सकते हैं। देखिएगा, समझिएगा, फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पता लग गया, फाइनल सॉल्यूशन का मास पता लग गया। अब मास परसेंटेज के लिए 250 अपॉन 700 इंटू 100 मीन्स फाइनल सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 250 अपॉन 700 इंटू 100। इट मीन्स ये वैल्यू आपको मिलेगी 250 अपॉन 7%, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू होगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप देखेंगे 250 अपॉन 7 को आप सॉल्व करेंगे, ये 35.71% मिलेगा, जिससे आप नियरेस्ट इंटीजर में कितना ले लेंगे 36। इट मींस 36 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये जेईई मेन के जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और ये सारे सॉल्यूशन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप उसे फिर से रिपीट करें, फिर से देखें। सो थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।